एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी पीजीटी हिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करिए। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए, आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज से हम अपने चैनल पर पीजीटी हिस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको थ्योरी पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आप होने वाले एग्ज़ाम में बहुत बेहतर स्कोर कर पाओ। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, तो हम और बेहतर करने का, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपको सिलेबस 3 भागों में पढ़ना है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो आधुनिक भारतीय इतिहास। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो जो सबसे अधिक प्रश्न हैं वो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से देखने को मिलेंगे। इसलिए इस बात को आप कहीं नोट कर लिए कि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ना है। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतिहास, तो अगर हम इतिहास शब्द के बारे में आपको बताएं तो इतिहास शब्द को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, इति प्लस हास। और अगर इसके अर्थ को समझें तो इसका मतलब होता है कि प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ होगा। अनुमान लगाना, बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अनुमान लगाना हमारा इतिहास के अंतर्गत आता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर अब हम बात करें कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो आप सभी को पता है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस बात को भी आप कहीं नोट कर लें, क्योंकि जो हेरोडोटस है उन्होंने ही सर्वप्रथम यूनान और स्पार्टा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में वर्णन किया था। और साथ ही साथ इन्होंने इतिहास लेखन की प्रक्रिया को भी बेहतर ढंग से प्रारंभ किया था। तो इसीलिए इनको क्या है, इतिहास का पिता कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया या हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है या निकला है, जिसका अर्थ है पूछताछ करना, अनुसंधान करना, अनुमान लगाना। अभी हमने बताया कि हम इसमें क्या करते हैं, अपने अतीत के बारे में खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अनुमान लगाते हैं, या जो अतीत में बीत गया है उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। किसके द्वारा? तो हमने आपको बताया था, वो हो सकते हैं विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन हो सकते हैं, उनकी पुस्तकें हो सकती हैं, वो स्तंभ लेख हो सकते हैं, वो पांडुलिपियाँ हो सकती हैं, वो प्रशस्तियाँ हो सकती हैं। ये सभी स्रोत का काम करते हैं इतिहास को जानने का। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतिहास के भाग, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से कौन कौन से भाग हैं या कितने भागों में इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से विभक्त किया गया है। तो अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इस बात को भी आप कहीं पर नोट कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपने पास से बहुत सारी चीज़ें ऐड करके बताता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की, तो नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। और साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम बात करें कि रोमन जो दार्शनिक थे उन्होंने किसको बताया इतिहास का पिता, तो अगर रोमन दार्शनिकों के हिसाब से बात करें तो सिसरो ने ही इनको सर्वप्रथम हेरोडोटस को क्या किया है, इतिहास का पिता कहा है। ये बात कहीं नोट कर लीजिए, जो रोमन दार्शनिक थे सिसरो, उन्होंने ही हेरोडोटस को सर्वप्रथम इतिहास के पिता की उपाधि दी थी। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो इतिहास है उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो हम सबसे पहले भाग को देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला भाग क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसको हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं
लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है या कोई लिपिबद्ध साक्ष्य नहीं मिला है, तो ऐसा काल क्या कहलाएगा? इसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के तौर पर जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको भी आप दो सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। अभी जब हम प्राग ऐतिहासिक की बात कर रहे थे तो उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है। अब थोड़ा हम थ्योरी को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया? ऐसा काल जिस काल के बारे में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों का प्रयोग इतिहास लेखन में नहीं किया जा सकता है, या सरल शब्दों में कहें कि जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनको पढ़ा और समझा नहीं जा सका है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस बात को भी आपको कहीं अंडरलाइन कर लेना है या नोट कर लेना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल को अगर सरल शब्दों में बोले तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और इन दोनों साक्ष्यों को ही पढ़ा जा सका है और इनके द्वारा ही इतिहास लेखन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से किया जा पाया है या संपन्न किया गया है। तो इसकी थ्योरी को भी हम देख लेते हैं। ऐसा काल जिस काल के पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में विभक्त किया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को समझने का बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे हमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मानव विकास, कई बार मानव विकास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप कहीं पर भी इसको नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें तो अब मानव विकास की, तो मानव विकास के अंतर्गत सबसे पहले रामापिथेकस की अगर हम बात करते हैं तो इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो कपि क्या थे? कपि मुख्यतः जंगलों में पाए जाते थे, तो ये बात भी आपको कहीं नोट कर लेनी है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, तो ये मानव का आदि पूर्वज के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन अगर हम इससे एक कदम और आगे बढ़कर देखें तो जो इरेक्टस थे उनको हम लोग सीधे चलने वाले मानव के तौर पर जानते हैं। और अगर हम बात करें निएंडरथाल की, तो ये क्या थे? ये शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले प्रथम मानव के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें जो कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिलता है। अगर हम होमोसेपियंस की बात करें, आपको यहाँ पर होमोसेपियंस दिखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम आपको सही मायने में समझाएं तो होमोसेपियंस को ही आधुनिक मानव कहा जाता है। कुछ लोग होमोसेपियंस को ही आधुनिक मानव कहते हैं, लेकिन आधुनिक मानव के बारे में अगर हम कहें तो उन्हें होमोसेपियंस कहा जाता है, और जो भविष्य में आने वाला मानव है उसे होमो फ्यूचरिस्ट कहा जाएगा। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान। तो मानव विकास की अगर हम बात कर रहे हैं कि इतिहास में मानव ने किस प्रकार धीरे धीरे विकास किया, उसके बारे में अगर हम महत्वपूर्ण योगदान को समझें तो सबसे पहले क्या है? हाथों को मुक्त करना। जब हम कपि की बात कर रहे थे, जब हम आदि मानव की बात कर रहे थे, जब हम कपि अर्थात आदि मानव और कपि के बीच के काल के समय की बात कर रहे थे, तो उससे धीरे धीरे जब विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो जो हमारे होमोसेपियंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे बेहतर काम क्या किया कि जो उनके हाथ थे
उनको उन्होंने मुक्त कर लिया। अब क्या था, वो 4 टांगों के सहारे ना चलकर 2 पैरों पर सीधे खड़े होने लगे थे और अपने आगे के जो 2 पैर थे उनको उन्होंने हाथों के रूप में परिवर्तित कर लिया था और उनके जो हाथ हैं वो पूर्ण तौर पर मुक्त हो गए थे, जिससे वे काफ़ी और नए तरह के कार्यों को कर पाने में सक्षम हो सके। साथ ही साथ तो आपको ये बात नोट कर लेनी है, अगर हम मानव विकास की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, हाथों को मुक्त होना, मेरुदंड का सीधा होना। पहले क्या था, अगर हम आदि मानव के समय की बात करें तो वो थोड़ा झुक कर चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हुआ और उसने अपने आप को सीधे खड़ा करना प्रारंभ कर दिया और अब उसके जो मेरुदंड था वो एकदम सीधा हो चुका था और वो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चल सकता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उपकरणों का विकास करना चालू कर दिया और जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती गई वैसे वैसे मानव के मस्तिष्क का भी बेहतर विकास होता चला गया। आपको पता होगा जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं या साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या है, सतत चलती रहती हैं। तो उसके अंतर्गत विकास कैसे कैसे होता है, तो मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और अगर हम बात करें तो हमारा जो है संवेगात्मक विकास भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा संपूर्ण विकास संभव नहीं है। लेकिन अभी हम इतिहास में और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आधुनिक मानव है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, या फिर आप कई पुस्तकों में आपको होमोसेपियंस भी देखने को मिल सकता है। तो ये किस समय की बात है, तो ये उच्च पुरापाषाण काल के समय की बात है। कई बार पूछ लिया गया है कि अगर होमोसेपियंस की बात हो रही है तो ये किस समय की बात है, तो ये उच्च पुरापाषाण काल के समय की बात है। लेकिन अगर हम निएंडरस्थल मानव की बात करें तो ये मध्य पुरापाषाण काल की बात है। और अगर हम सबसे पहले आ जाते हैं एस्ट्रोलोपेथिकस के समय की अगर हम बात करते हैं तो ये समय हमारे लिए क्या आ जाएगा, निम्न पुरापाषाण काल का समय होगा। चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मानव विकास के 5 चरणों के साक्ष्य हमें अफ्रीका महाद्वीप से मिले। कई बार पूछा गया है कि मानव विकास के जो है हमें साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले, तो जो विकास के साक्ष्य हमें मिले हैं वो सबसे पहले जो 5 चरणों के विकास के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अफ्रीका महाद्वीप से मिले हैं। इसी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अभी हमने बताया था रामापेथिकस का पहला साक्ष्य जो है वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कई बार पूछा जाएगा कि रामापेथिकस का जो सबसे पहला या सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। यह 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। नोट कर लें कि क्या है, तो यह 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व तक का माना गया है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मानव के अस्तित्व का पहला साक्ष्य 14 लाख वर्ष पूर्व का मिला है। अगर हम अपने देश भारत में महाराष्ट्र की बात करें तो बोरी नामक स्थान पर मानव के अस्तित्व का सबसे पहला साक्ष्य कितने सालों पहले मिला है, तो 14 लाख वर्ष पूर्व सबसे पहले साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो ये बात भी आपको पता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी पुष्टि अभी पूरी तरीके से हो पाना बाकी है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि आधुनिक मानव को अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर आपको होमोसेपियंस देखने को मिलता है और कहीं पर केवल होमोसेपियंस के ही नाम से उसको जाना जाता है। जबकि अगर हम मनोवैज्ञानिक नाम की बात करें मनुष्य का, तो वो होमोसेपियंस है, आप सभी को पता है, ठीक है। और अगर होमोसेपियंस के काल समय की बात आएगी तो उसको उच्च पुरापाषाण काल के समय के तौर पर भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें जो आपके परीक्षा में सीधे तौर पर पूछ ली जाएंगी। तो क्या है वो, भारत में मानव के शारीरिक
प्रारूप का पहला साक्ष्य मध्य पाषाण काल के स्थल लहरिया और बगाई खोर मिर्जापुर। कई बार पूछ लिया गया है कि जो बगाई खोर स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो मिर्जापुर नामक जगह पर प्राप्त हुआ है। अगर हम सराय नाहर राय की बात करें, सराय नाहर राय आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, तो ये आधुनिक प्रतापगढ़ में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मानव के शरीर के प्रारूप का पहला साक्ष्य मिला है। कहाँ कहाँ, तो बगाई खोर, सराय नाहर राय और लहरिया, इन तीनों चीज़ों को आप कहीं पर नोट कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं पाषाण काल की, तो पाषाण काल को अगर हम बात करें तो उनका विभाजन, पाषाण काल का विभाजन किस प्रकार हुआ है, इसको हम आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम पाषाण काल की बात करें तो इसे पत्थरों का काल भी कहा जाता है, और इसके समय सीमा की बात करें तो 5 लाख BC से इसको 2500 BC तक के समय के अंतर्गत रखा गया है। और अगर हम पाषाण काल की बात करें तो मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, पूरा पाषाण काल। फिर अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नव पाषाण काल। अब हम आपको बताना चाहेंगे, जो यहाँ पर नहीं लिखा है वो आप कहीं पर नोट कर लीजिए। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं, पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर हम निम्न पूरा पाषाण की बात करें तो उसमें पेबुल उपकरण आते हैं, हैंड एक्स संस्कृति आती है। लेकिन अगर हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो इसको माइक्रोलिथिक औजारों के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य पूरा पाषाण काल में ये लोग क्या बोलते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल में। लेकिन आपको इस बात को कहीं सही करके नोट कर लेना है कि मध्य पूरा पाषाण काल में ही जो है पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ इसको स्क्रैपर के काल के तौर पर भी जाना जाता है। और अगर हम पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य की बात करें या पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं उच्च पूरा पाषाण काल की। किस समय की हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने ये भी बताया कि उच्च पूरा पाषाण काल में जो है वो होमोसेपियंस के काल को जाना जाता है या रखा गया है। तो आपको ये बात नोट कर लेनी है। साथ ही साथ उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति के तौर पर भी जाना जाता है। तो अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में और उसको समझने की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में आपको 3 बातें बेहतर ढंग से ध्यान रखना है। नव पाषाण काल में क्या है, मनुष्यों ने आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था। और इसी टाइम पर चमकदार पालिश के बेहतर औजार बनाए जाने लगे थे। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब हम समझते हैं और जानते हैं कि नोट्स में जो बातें लिखी हैं उनको भी थोड़ा पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा पाषाण काल, तो अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें जो मानव था वो आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करता था। और अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो उस समय भी जो मनुष्य है वो क्या था, खाद्य संग्राहक था और आखेटक के तौर पर कार्य करता था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला। अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो इस समय तक कई चमत्कारिक आविष्कार हो चुके थे। पहिए का आविष्कार, आग का प्रयोग करना, कृषि करना भी मानव ने प्रारंभ कर दिया था। तो इस समय जो मानव था वो खाद्य उत्पादक बन चुका था। उसने क्या किया था, खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ स्थायी निवास करने लगा था। तो इस बात को भी आपको कहीं पर नोट कर लेना है।
अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो पुरा पाषाण काल में जो थी वो भौगोलिक औजार जो होते थे, भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो औजार होते थे वे बड़े पत्थरों के होते थे। जबकि अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें क्या होता था, प्रक्षेपास्त्र तकनीक मतलब धनुष विद्या का और फेंकने वाले हथियारों का प्रयोग करना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। और इस समय जो हथियार इस्तेमाल होते थे वे लघु पाषाण उपकरण के तौर पर जाने जाते थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक काल के तौर पर भी जाना जाता है या इसे माइक्रोलिथिक सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। और अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो उसमें कई सवाल आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव को आग का ज्ञान कब हुआ था, तो मानव का आग का ज्ञान पहले से ही था, तब आप नव पाषाण काल नहीं लिखेंगे। नव पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। आग तो वो पहले से देखते चले आ रहे थे, लेकिन उनको उसका प्रयोग करना या उपयोग करना नहीं आता था। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उनको आपको अलग से बताता रहूँगा, आप कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि ऐसा काल जिस काल की समस्त सामग्री, इस बात को कहीं पर भी नोट कर लीजिए, ऐसा काल जिस काल की समस्त सामग्री पाषाण निर्मित है उसे पाषाण काल कहते हैं। ये मैंने आपको ऊपर ही बेहतर ढंग से समझा दिया, समय भी बता दिया। समय क्या था, तो 5 लाख बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक के काल को हम लोग पाषाण काल के तौर पर या पत्थरों के काल के तौर पर या पत्थर युग के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पत्थरों के औजारों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी मैंने बता दिया कि 3 भागों में बांटा गया, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी ये भी मैंने आपको बेहतर ढंग से क्लियर कराने का प्रयास किया है। फिर भी एक बार और समझ लेने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल को 5 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक के समय अवधि में रखा जाता है। और अगर हम इस काल की बात करें तो इस काल का मानव खाद्य संग्राहक और आखेटक था, मतलब शिकारी था। क्रोड और फलक उपकरणों का प्रयोग करता था। मैंने आपको भी बताया है कि क्या करता था, क्रोड और फलक उपकरणों का प्रयोग करता था। लेकिन अगर बात होगी कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं तो आप कभी भी निम्न पूरा पाषाण काल नहीं लगा सकते हैं। फलक संस्कृति की जब बात होगी तो आपको मध्य पूरा पाषाण काल लगाना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के तौर पर क्यों जाना जाता है। और मध्य पाषाण काल में जो मानव है उसमें मानव की कौन सी प्रजाति थी उसका भी नाम आप बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम होमोसेपियंस की बात करते हैं तो वो उच्च पुरा पाषाण काल में आता है। और इससे पहले मैंने वीडियो में ये भी बताया है कि मध्य पुरा पाषाण काल में मानव की कौन सी प्रजाति आती थी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। अब हम आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पुरा पाषाण काल में और क्या क्या बातें थी। पुरा पाषाण काल को पहली बार खोजने का भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में बात ना करके अगर हम बात करें कि भारत के संदर्भ में पूरा पाषाण को सबसे पहले किसने खोजा था, तो इसका श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये बात आपको कहीं पर नोट कर लेनी है, कई बार पूछे जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, जैसे हम बात करें हेरोडोटस की, जैसे हम भारत के इतिहास के सापेक्ष में मेगास्थनीज की। अगर हम बात करें कि जो मेगास्थनीज थे उनको भारत के इतिहास के पिता के तौर पर जाना जाता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें कि पहली बार किसी ने जो पूरा पाषाण काल की खोज की थी तो वो कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट को उनके इसके तौर पर जाना जाता है। अब हम बात करें जिन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्वरम नामक स्थान से क्या प्राप्त किया था, हैंड एक्स। अभी हमने बताया कि अगर हम हैंड एक्स संस्कृति की बात करेंगे तो वो निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आएगा और उसी में पेबुल उपकरण भी आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो किसकी खोज की थी? हैंड एक्स मतलब हस्त कुडाल की, या हम सरल शब्दों में कहें तो हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। साथ ही साथ पाषाण काल उपकरणों और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर इनको 3 भागों में विभक्त किया गया। अभी हमने बताया कि पाषाण काल में अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करते तो उसको पहले 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। और अगर हम केवल पाषाण काल की बात करें तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन तीनों भागों को भी हम समझ लेते हैं किसमें बांटा गया है। तो किन अभी मैंने आपको ऊपर बता रखा था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो अब हम समझते हैं, हमने बेहतर ढंग से पुरा पाषाण काल को समझा, उनके तीनों भागों को समझा। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में और इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य पाषाण काल के अगर हम समय काल की बात करें तो इसको 10,000 से 5,000 BC तक रखा गया है। कहाँ तक रखा गया है? तो 10,000 से 5,000 या 4,000 BC तक के समय को हम मध्य पाषाण काल के तौर पर जानते हैं। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि मध्य पाषाण काल की, तो जो सबसे पहला उपकरण है उसके बारे में CL कार्लाइल ने कहा किया था, बताया था, खोज की थी। कहाँ से की थी? तो विंध्य पर्वत क्षेत्र से, और इसी कारण इसका नाम पड़ा माइक्रोलिथिक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसने की थी? तो CL कार्लाइल। कई बार नाम पूछ लिया जाएगा, जब भी मध्य पाषाण काल का नाम आए तो आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि सबसे पहले उपकरण की खोज CL कार्लाइल ने की थी। कहाँ से की थी? तो विंध्य पर्वत क्षेत्र से। हर बात नोट्स में लिखी नहीं जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप देखें ईयर बाय ईयर जो हमारा विभाग है वो एग्ज़ाम के पैटर्न को और जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं उनको टफ करता चला जा रहा है। अब वो चीज़ों को बहुत अंदर से ढूंढ कर निकाल कर ला रहे हैं और ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें बच्चों को उन प्रश्नों को करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसका कारण ये है कि जो जॉब्स की सीटें होती हैं वो बहुत कम होती हैं और उस पर बहुत अधिक संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। इसलिए उनको डे बाय डे अब जो पेपर का पैटर्न है उसे अपग्रेड करना पड़ रहा और साथ ही साथ उसके डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए अब आपको ऐसे सवाल देखने को मिलने वाले हैं जो अभी आपने पहले नहीं देखे हैं, क्योंकि डे बाय डे एग्ज़ाम का पैटर्न कठिन होता चला जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना भी चाहूँगा जो आपने शायद सुन रखे हों या फिर आपने नहीं सुन रखे हैं, तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए हमारे पास 2 प्रश्न हैं जिनको आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। सबसे पहला ये कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष को किस शासक ने कटवाया था। दूसरा प्रश्न ये है, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने मंदिरों के निर्माण के लिए सबसे अधिक धन संपदा को खर्च किया था या मंदिरों के निर्माण के लिए सबसे अधिक दान दिया था। तो ये दोनों प्रश्न आपको जाकर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपको दूंगा और जो भी इस प्रश्न के सही जवाब देंगे उनका कमेंट सेक्शन में नाम मेंशन किया जाएगा। ओके, तो अब हम आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस काल का मानव खाद्य संग्राहक एवं शिकारी जीवन जीता था, परंतु उसने अपनी शिकार की तकनीक में परिवर्तन कर लिया था। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात कर रहे थे तो उस समय भी मानव जो है वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, लेकिन डे बाय डे
मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है अपने अंदर विकास करना, अपने अंदर सुधार करना, नई नई तकनीकों को सीखना, और उसी सब चीज़ों को सीखते हुए अब जो मानव था उसने क्या किया था, शिकार के लिए अपने तकनीकों में परिवर्तन कर लिए थे। अपने हथियारों में, अपने औजारों में भी उसने बेहतर ढंग के परिवर्तन किए थे। अब उसने प्रक्षेप शास्त्र मतलब धनुष या फेंकने वाले भाले आदि हथियारों का आविष्कार कर लिया था। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस काल का मानव माइक्रोलिथिक औजारों तथा लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। इस काल में मानव का अस्थिपंजर का अवशेष, ये इंपॉर्टेंट है, इस काल में मानव का अस्थिपंजर का अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस काल के अंतिम चरण में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। अगर पशुपालन पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए इसके इस काल के अंतिम चरण में पशुपालन का प्रारंभ की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अगर ऑप्शन में नवपाषाण काल आता है तो पशुपालन के लिए आपको और साथ में मध्य पाषाण काल आता है तो आप मध्य पाषाण काल को पशुपालन के लिए लगाएंगे, ना कि नवपाषाण काल को, क्योंकि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण काल की अगर बात करेंगे तो उस समय तक मानव कृषि करने लगा था, उसने आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, साथ ही साथ उसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। जिसके साथ अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें कि जो पशुपालन है उसका प्रारंभ कब हो गया था, तो मानव ने पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया था। और जिसके जो साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बगौर से प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में आदमगढ़ देखने को मिलेगा, लेकिन जब एग्जामिनर पेपर को टफ बनाना चाहता है तो वो आदमगढ़ को ना पूछकर उसके जगह पर राजस्थान के बगौर को ऑप्शन में रख देता है। तो आपको पता होनी चाहिए दोनों जगह, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आदमगढ़ और अगर राजस्थान की बात करें तो बगौर, ये आपको कहीं पर नोट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य पाषाण काल को ही वृक्षारोपण के प्राचीनतम, ये देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमें तो लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को या तो कभी नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। अगर हम वृक्षारोपण की बात करें, क्या बोला गया कि मध्य पाषाण काल से ही वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब वृक्षारोपण मतलब वृक्ष को लगाना, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान से मिले हैं। राजस्थान के कहाँ से मिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो सांभर झील के किनारे मिले हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये बात आप कहीं पर नोट कर ले। कई बार पूछ लिया गया है कि अगर हम इतिहास में बात करें कि वृक्षारोपण के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान से मिले हैं, और वो भी किस युग के हैं, किस काल समय के हैं, तो वो मध्य पाषाण काल के हैं। ये बात भी आप कहीं नोट कर लें। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस काल के प्रमुख स्थल पश्चिम बंगाल में, वीर भानपुर गुजरात में, लंगराज मध्य प्रदेश में, आगमपुर राजस्थान में, बागौर उत्तर प्रदेश में, सराय नाहर राय महाराष्ट्र और डगडम तथा तमिलनाडु में टेरी समूह में मिले हैं। इसमें से गुजरात का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का बहुत अधिक पूछा जाता है, जिसे हम लोग सराय नाहर राय के तौर पर भी जानते हैं। तो ये बात आप कहीं पर नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल के अगर हम समय की बात करें तो इसे 6000 से लेकर के 1000 BC तक के समय के तौर पर जाना जाता है। ये बात आप कंफ्यूज होंगे कि 1000 BC तक कैसे, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूरा जो टाइम पीरियड है या टाइम जोन है हिस्ट्री का, उसका एक चार्ट बनाकर अपने सामने टांग लेना है कि अगर हम पाषाण काल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख BC से
2500 BC तक। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 BC से 1500 BC तक। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल भी दो भागों में विभक्त हुआ है, एक तो वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर हम इन दोनों के समय काल की बात करें तो 1500 BC से 600 BC तक की बात होगी। इसी प्रकार हमको 1947 तक के जो इतिहास कालक्रम को है उसको एक चार्ट पर बनाकर टाइम पीरियड के हिसाब से रख लेना है, क्योंकि जब हमें टाइम पीरियड याद होता है या टाइम पीरियड हमारे दिमाग में बैठा होता है तो हम उसी समय पर दूसरी सभ्यताओं में या दूसरे देशों में हो रही घटनाओं को उससे जोड़कर पढ़ पाते हैं। और चीज़ों को इतिहास में जब हम जोड़कर बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तभी हम इतिहास को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि इतिहास को रटा नहीं जा सकता है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा भी लाभ उठाते हैं तो आपको गारंटी के साथ आप अपने एग्ज़ाम में 125 में 110 से प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम नवपाषाण काल को भी बेहतर ढंग से समझते हैं। इस काल का मानव खाद्य उत्पादक एवं स्थायी निवास करने लगा था। इस काल की 3 मुख्य विशेषताएं: पहिए का आविष्कार, आग का प्रयोग, कृषि का प्रारंभ। और अगर हम बात करें तो इसी समय मनुष्यों ने जो सबसे पहला जानवर पालतू बनाया था वो कौन था? कुत्ता था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कुत्ते के अलावा अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य के द्वारा जो दूसरा पालतू पशु है वो कौन सा है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तो नवपाषाण काल को अगर हम कहें तो जो नवपाषाण काल है उसको नवपाषाणिक क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत अधिक विकास हुए, बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिले, बड़ी बड़ी खोजें हुई जिन्होंने मानव के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब हम अगर और आगे देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नवपाषाण काल में चाक का मतलब जो चाक होता है, जो कुम्हार का पहिया होता है या चक्का होता है, उसका आविष्कार हो चुका था। जब उसका आविष्कार हो गया तो नई नई चीज़ें उन चक्कों के सहायता से बनाई जाने लगीं। चक्कों के ही द्वारा क्या हुआ? पहिए, चक्के का प्रयोग जो था पहिए के तौर पर भी किया जाने लगा। साथ ही साथ मानव ने कृषि का प्रारंभ कर दिया। कृषि होने का प्रारंभ हुआ तो वो नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बसाकर उसमें उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। आग की खोज कर लेने से अब उन्होंने मांस को पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया और उनके जीवन में बहुत अधिक नए परिवर्तन आना शुरू हो गए। तो अब हम और आगे जानते हैं। इस काल में चित्रण या चित्रित भूषण मृद भांड कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मृद भांड की बात आएगी तो आपसे पाषाण काल में भी मृद भांड के बारे में पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी उनके कलर के बारे में पूछा जाएगा, और जब आप वैदिक काल में आएंगे तब भी मृद भांड के कलर के बारे में मतलब उनके रंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप कहीं नोट करते हुए चलेंगे और आपको हम बहुत इम्पॉर्टेंट जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, जो आपके पेपर में आ सकती हैं, वो मैं अलग से ऐड करता रहूँगा। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम दूसरे पालतू पशु की बात करें तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि मनुष्य के द्वारा कुत्ते के बाद जिस पशु को पालतू बनाया गया वो कौन था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़, अगर हम मेहरगढ़ की बात करते हैं तो ये कहाँ है? अब आधुनिक समय में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से अनाज के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर आपको एक और सवाल है, अगर हम बात करें कि अनाज के भारत के सापेक्ष में जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि मेहरगढ़ ही है? क्योंकि मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईस्वी पूर्व हैं। जबकि अगर हम बात करें तो भारत का एक क्षेत्र है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वहाँ पर धान के जो है भूसी और धान के जो साक्ष्य हैं वो 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं। तो आपको उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर वो ऑप्शन में दिया होगा तो फिर मेहरगढ़ सही नहीं होगा, ये बात भी आपको
ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो 7000 ईस्वी पूर्व मिले हैं नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम, जो कि बुर्ज होम को हम लोग क्या कहते हैं, गर्तावास, जो कि अब प्रेजेंट वर्तमान समय की हम बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पर हमें मानव के साथ कुत्ते जो कि उसका पालतू पशु था उसको दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात भी आपको कहीं पर नोट कर लेनी है। कई बार पूछा गया है कि जो बुर्ज होम है या जो गर्तावास है वहाँ पर मानव के साथ किसको दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चिरान, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंडिविजुअल बताता चलूँगा। ये कई सारे स्थल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे रोपड़ है, चक है, बाड़ा है, संथौल है। अगर हरियाणा की बात करें तो बानावली है, राखीगढ़ी है, कुंडाल है, हिसार है, दौलतपुर है। उसके अलावा और भी 2-3 ऐसे स्थल हैं जो कि भारत के पुरातात्विक क्षेत्र के स्थल के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो उसके अंतर्गत आलमगीरपुर आता है, बड़ा गांव आता है, हुलसा आता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो अभी हमने आपको बताया बुर्ज होम, उसके अलावा मांडा आता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो दायमाबाद आता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा आता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो उसके अंतर्गत भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे कच्छ का रण है, धौलावीरा है, देसलपुर है, सूरकोतगा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा और कहीं पर नोट कराता रहूँगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि मेरे द्वारा आपको वीडियो में हर एक पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो सब का सब क्लियर कराया जाए। भले वीडियो लंबी हो जाए लेकिन एक ही वीडियो में आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि कई सवाल आपको सीधे तौर पर कालीबंगा से, लोथल से, रोपड़ से, दायमाबाद से, उसके अलावा अगर हम राखीगढ़ी से बात करें, बानावली से बात करें, आलमगीरपुर से बात करें तो ये सब जगह से देखने को मिलने वाले हैं। तो इनको भी मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं चिरांद की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम चिरांद की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आप कहीं पर अंडरलाइन कर ले, चिरांद बिहार नवपाषाण कालीन स्थल है। चिरांद क्या है तो बिहार का कैसा है, नवपाषाण कालीन स्थल है। और क्या है, यहाँ से हड्डी से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी से बने हुए उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी बताया गया है जो कि जेके के बाहर का एकमात्र स्थल है, जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर का एकमात्र स्थल है जहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। कई बार आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है कि अगर हड्डियों से बने उपकरण की बात हो तो या तो हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, या फिर अगर हम दूसरे स्थल की बात करें तो वो केवल और मात्र केवल चिरांद ही है जो कि बिहार में स्थित है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका नाम यहाँ पर लिया गया है, लेकिन मैं उस आंसर को आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दिया होने के बाद भी बहुत सारे लोग उस सवाल के जवाब को सही नहीं दे पाएंगे। तो मैं अभी आप सबको प्रयास करने का मौका दूंगा। आपको बताना है, मैंने पूछा था कि भारत में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले हैं, या धान के साक्ष्य मिले हैं, या जौ के साक्ष्य मिले, ये आपको बताना है। तो अगर हम लहुरा देव की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये श्रावस्ती में नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से अनाज के चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि 8000 ईस्वी पूर्व के हैं, और यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल है। ये अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें कि जो सबसे प्राचीनतम
नौपाषाणिक स्थल है तो वो कौन सा है, लहुरा देव है। तो ये बात भी आपको नोट करनी है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आपको कहीं पर भी नोट करते हुए चलना है। अगर इनमें से आप कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हम आपको सारे टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, चाहे फिर वो आपका हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो की बात हो, चाहे चन्होदड़ो की बात हो, चाहे लोथल की बात हो, चाहे कालीबंगा की बात हो, चाहे बानावली की बात हो, चाहे सूरकोतदा की बात हो, चाहे धौलावीरा की बात हो, चाहे फिर हम आलमगीरपुर की बात करें, चाहे कोट दीजी की बात करें, चाहे रंगपुर की बात करें, या फिर हम पंजाब के रोपड़ की बात करें, तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपके हाथ से छूट ना पाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवपाषाण कालीन अन्य बस्तियां भी हमें कई जगहों से प्राप्त हुई हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो राना गुड़ई है। राना गुड़ई की अगर हम बात करें तो यहाँ से घोड़े के दांत के साक्ष प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, कई बार पूछा जाता है, जबकि ये सवाल अधिकतर बच्चे गलत करके चले आते हैं, तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा कर रखनी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसे बेहतर ढंग से समझेंगे, और एक ही वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को, सभी पॉइंटों को स्टेप बाय स्टेप बेहतर ढंग से समझ लेंगे। उसके बाद कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हमारा प्रयास है आपको एक बेहतर कंटेंट देने का, और उसके लिए हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का दिन प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे और बेहतर पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। और अगर हमारे द्वारा कोई कमी रह गई है तो उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। जल्द ही जल्द हो सकता है कि हम आपके लिए जो कंटेंट है उसको टाइप करा कर ला सके, ताकि आपको हम फ्री और बेहतर टाइप किया हुआ कंटेंट प्रोवाइड करा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम शिक्षा को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सके जिसके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, या जिसके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, या जो पेड बैचेस में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारा प्रयास जारी रहेगा और हमारी संस्था इसी तरह अपने प्रयास में लगी रहेगी। बस उसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।